हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज़ है। इसमें हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक वेक्टर्स डिस्कस किया था, वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। और लास्ट टाइम हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी एंड a माइनस बी जो रिजल्टेंट होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो हम लोगों ने इसमें देखा था रिड्यूस्ड फॉर्मूला। रिड्यूस फॉर्मूले में क्या बताया था कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लिया हमने p के इक्वल है, तो a प्लस बी कितना आता है 2p, सॉरी दिस इज 2p cos थीटा बाई 2 एंड a माइनस b की वैल्यू क्या आती है, दैट इज 2p sin थीटा बाई 2। सो 2p यहां से कैंसिल हो जाएगा एंड क्लियरली यू कैन सी cos थीटा अपॉन sin थीटा इज cot थीटा अपॉन 2। सो ये इस रेशियो का आंसर होगा, इस रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस और बिफोर वी प्रोसीड हम आगे और वेक्टर्स के बारे में कुछ पढ़ें। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे थोड़ा सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, और जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे हम। तो एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें इस तरह से तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं ए, बी एंड सी, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज सच रेलिवेंट नहीं है, उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है वही हमें देखना है यहाँ पर। तो तीन वेक्टर्स हैं, हमें ए और बी और सी और ए और सी, इन तीनों पेयर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है वो पता करना है। ओके, सो ये हमारा वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि इस तरह से ये हमारा वेक्टर ए है और ये है हमारा वेक्टर बी। तो ए की जो डायरेक्शन है उधर से हम बी की तरफ जब जाएंगे तो ये हमारा एंगल होता है दोनों वेक्टर्स के बीच का। सो अगर हम ए वेक्टर को देखें तो वो इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर देखें तो वो कहीं इस डायरेक्शन में है। ठीक, तो इस तरह से ये दो डॉटेड लाइंस हमने बनाई है, इसके बीच का जो एंगल होगा वो ए और बी के बीच का एंगल होगा। बट अगर कहीं पर दो वेक्टर्स हैं, उनकी टेल या हेड ज्वाइन हो रखा है, तो टेल और हेड के बीच में जो एंगल बनेगा वही दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसका ऑपोजिट एंगल है। ठीक, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम है ये दोनों। तो हमें यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल लेना है, वो ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना है 30, सो ये हो जाएगा 60 और ये एंगल कितना है 45। तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा 60 प्लस 45, दैट इज 105 डिग्री। ओके, इसी तरह से बी और सी में निकालना है, दोनों की टेल ऑलरेडी ज्वाइन हो रखी है, सो हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये बी और सी के बीच का एंगल है, यहां से यहां तक ये 60 है और ये 45 है। तो फिर से ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 60 प्लस 45, अगेन 105 डिग्री। एंड ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर अगर उसमें भी ए और सी की हेड ज्वाइन हो रखी है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये ए और सी के बीच का एंगल हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और इधर ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सो 30 प्लस 90 एंड प्लस 30, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 60, दैट इज 150 डिग्री। सो ए और सी के बीच में एंगल 150 डिग्री है। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बेसिक है, लेकिन इसी के बेसिस पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें दोनों के बीच में एंगल मालूम हो कि क्या होता है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह से है, ए और बी का रिजल्टेंट आर है और वेक्टर आर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। फर्दर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है। अब हमें यहाँ पर ए और बी जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है ये पता करना है। ओके, तो इसमें हम इसको ग्राफिकली करेंगे, वेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे। ए और बी का रिजल्टेंट आर है और आर ए के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये हमारा वेक्टर ए है और जो रिजल्टेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, ये हमारा रिजल्टेंट है। सो क्लियरली जो वेक्टर बी है वो उसकी जो टेल है उसको अगर हम हेड टू टेल मतलब ट्राइंगल रूल से करें तो बी की टेल यहां से यहां हो जाएगी, ये हमारा हो गया वेक्टर बी। सो ए की हेड पर बी की टेल ज्वाइन किया हमने एंड देन इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन किया है, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। एंड रिजल्टेंट क्या हमें कह रहा है क्वेश्चन में, ए के परपेंडिकुलर है। फर्दर आर क्या है, बी का हाफ है, तो ए और बी के बीच में एंगल पता करना है। अब ए और बी के बीच में एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल है ए और बी के बीच का एंगल। ओके, तो
अब इस डायग्राम से हम इस पर ज्यादा कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं इसको, बट हम इसको ज्योमेट्री से करें, ये हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। सो ये वाला हमें एंगल पता करना, अगर हम कहीं से ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर लें, सपोज ये एंगल थीटा है, सो क्लियरली ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, दैट इज 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा। अब इस एंगल को हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें ये एक ट्राइंगल दिख रहा है और इस ट्राइंगल में दो साइड्स के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो किन्हीं दो साइड के बीच में रिलेशन दे रखा है, दैट मीन्स हम कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें आर और बी के बीच में रिलेशन दे रखा है, सो ये थीटा है, तो फिर उस हिसाब से ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, देन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, सो आर अपॉन बी अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। एंड क्वेश्चन में क्या कह रहा कि आर क्या है, बी का हाफ है, तो आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 b लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय दिस b इज इक्वल टू sin थीटा। सो क्लियरली sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो यहां से बहुत आसानी से हमें इस थीटा की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, और ये एंगल अगर 30 डिग्री है, फिर दूसरी तरफ से एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, 150 डिग्री ये हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है, ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा। सो इस तरह से अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लिया है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, इसमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं रह जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज समझ लेते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है। सो हमने बात की थी कि कोई भी वेक्टर होगा उसका अपना मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसे ही वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। So unit vectors are those which have magnitude equal to 1, the unity. Okay? अब हम इस यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस पर हम कैलकुलेशन आगे और करेंगे। सपोज हमें ये दिया हुआ है वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है 3, इस 3 को 1 में कन्वर्ट करना है, तो हमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, हम क्या करेंगे, इस 3 को उसी से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर को अगर हमें 1 बनाना है तो हम उस नंबर को उसी से डिवाइड कर दें, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, वी विल गेट 1। तो इसी तरह से अगर ये वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट वी हैव टू मेक द मैग्नीट्यूड यूनिटी, तो हम क्या करें, यहां पर इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, जो भी मैग्नीट्यूड है वो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी। ओके, सो इस तरह से जो वेक्टर हमें मिलेगा उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉर्मल वेक्टर्स जो होते हैं उससे थोड़ा सा हटकर है, इसके ऊपर इस तरह का हम छोटा सा कैप या हैट या रूफ भी कहते हैं इसको। सो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, आगे और भी हम इस पर डिटेल देखेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी बात और समझ में आएगी। फिलहाल क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। ओके, तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ यूनिट वेक्टर ए एंड अनदर यूनिट वेक्टर बी, एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट है से सी भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर ही है, मतलब यहां पर ये तीनों वेक्टर्स जो है तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इनका डिफरेंस क्या आएगा, दैट मीन्स ए कैप माइनस बी कैप, ये कितना आएगा इसको कैलकुलेट करना है। अब अगर आपको ध्यान हो, हमने रिड्यूस्ड फॉर्मूला कर रखा है, दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आ रहा है, ए और बी के बराबर आ रहा है। ऐसा कब होता है, ऐसा जब उन दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल होता है, तब होता है। तो वो रिड्यूस फॉर्मूला हमने कर रखा है, इफ यू कैन रिमेंबर, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, cos 60 इज हाफ, and then r will be equal to p just. Okay, so ऐसा तभी होगा जब a और b के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा। Okay, अब हमें ये पता चल गया कि इनके बीच में एंगल कितना है, अब हमें a माइनस बी निकालना है। Okay, इस पर भी हमने रिड्यूस फॉर्मूला कर रखा है, इसके सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। इस पर भी हमने रिड्यूस फॉर्मूला कर रखा है कि अगर a और b दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, देन a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 2p sin थीटा बाय 2। ठीक, तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 2p sin थीटा बाय 2, एंड p क्या है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है विच आर इक्वल। ओके, एंड देन यहां पे वेक्टर्स कैसे दिए हुए, यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इस p की वैल्यू कितनी होनी है, 1 होनी है। सो यहां पे बचेगा 2, एंड देन
एंगल हमने कितना पता किया दोनों के बीच में 120 डिग्री एंड 120/2 इज 60 एंड sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 सो द आंसर इज √3 ठीक। सो इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर है देन a माइनस b यूनिट वेक्टर्स जो हैं इनका रिजल्टेंट कितना आएगा √3 दैट इज द आंसर। ओके अगला क्वेश्चन इस तरह से है दो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम 16 दे रखा है और उनका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों में से जो स्मॉलर है उसके परपेंडिकुलर दे रखा है एंड एक और चीज दे रखी है कि जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू 8 है 8 न्यूटन। तो यहां पर ये दोनों फोर्सेस क्या है वो हमें पता करना है। ओके तो इसमें भी हम डायग्राम बना लेते हैं उसे ट्राई करते हैं। तो मान लिया हमने ये हमारा फोर्स है F1 और ये स्मॉलर फोर्स है तो जो रिजल्टेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है। ओके ये हो गया हमारा रिजल्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी इसकी वैल्यू 8 दे रखी ये रिजल्टेंट है और इसकी वैल्यू 8 दे रखी है। ओके अब अगर हम यहाँ पर इसको ट्रायंगल रूल से करना चाहें तो जो दूसरा फोर्स है उसको हम यहाँ से दिखा देंगे उसकी टेल यहाँ से ज्वाइन करके हेड यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अच्छा इसी को अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से करना चाहें तो हमने एक क्वेश्चन ट्रायंगल रूल से कर लिया है अब इसको कोशिश करते हैं पैरेललोग्राम से करने की। सो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं दोनों वेक्टर्स की टेल्स हम आपस में ज्वाइन करते हैं। सो ये तो रिजल्टेंट हो गया रिजल्टेंट दोनों के बीच में आता है इसका मतलब जो दूसरा फोर्स होगा वो कुछ इस तरह से है इधर। ओके थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं दिस इज इट। अब यहां पर पैरेललोग्राम बनाना है। सो पैरेललोग्राम ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम करेक्ट ये हो गया रिजल्टेंट एंड दिस इज द अदर वेक्टर अदर फोर्स F2। अब यहां पर हमें F1 F2 की वैल्यूज कैलकुलेट करना है। ओके अब इसमें कई सारी चीजें हमें दे रखी है R की वैल्यू दे रखा है R F1 के परपेंडिकुलर है ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अच्छा इसको मान लेते हैं ये कुछ एंगल है हमारा सपोज थीटा एंगल इस तरह से दे रखा है। इसमें एक चीज भी हम सीखेंगे। ओके सो F1 F2 निकालना है। अब ये पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। सो अगर ये साइड F1 के बराबर है इसका मैग्नीट्यूड ये F1 है तो फिर ये साइड भी क्या होगी ये भी F1 ही होगी। अब इस वाले ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहां से तो इसमें हमें क्या दिख रहा है ये हमारा एंगल है इसके सामने की साइड ही परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से F2 साइन थीटा इज इक्वल टू F1 है F2 साइन थीटा इज इक्वल टू F1 है ठीक। इसी तरह से ये हमारा बेस है और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो 8 अपॉन F2 इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड यहां से F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हमें ये मिला और दूसरा इक्वेशन ये मिला ठीक। अब यहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखना है ये कैलकुलेशन का एक मेथड है। कभी भी हमें दो इक्वेशंस इस तरह से दिख जाएं फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं z sin थीटा इज इक्वल टू x एंड z cos थीटा इज इक्वल टू y। पूरे फिजिक्स में ये जो हम 11th 12th में पढ़ेंगे उसमें कहीं पर भी अगर इस तरह के दो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं sin थीटा और cos थीटा दोनों का कोफिशिएंट सेम है और वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं से x एंड y है यहाँ पर तो यहां से आगे हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो काम ये कर सकते हैं कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जेड स्क्वायर कॉमन कर लेंगे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो स्क्वायर करके ऐड करने पर ये थीटा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर हमें z की वैल्यू मिल जाएगी सीधे सीधे जेड स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से डायरेक्टली हमें z की वैल्यू मिल गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरा ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें थीटा इटसेल्फ वही कैलकुलेट करना है तो हमें z की वैल्यू नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दें साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y। तो दूसरा रिजल्ट यहाँ से क्या मिलेगा tan थीटा इज x अपॉन y इस तरह से मिल जाएगा। इसको आप जरूर समझ लीजिए अच्छे से आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो जैसे ही ये इस तरह के दो इक्वेशन दिख गए आपको ये समझ जाना है कि अब यहाँ से हमारे पास दो चीजें हमारे हाथ में आ गई हैं।
एक तो स्क्वायर करके ऐड करना और दूसरा डिवीजन। तो अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो f2 sin थीटा और f2 cos थीटा इज इक्वल टू f1 इधर और इधर 8 है। तो यहाँ पर दो चीजें हम कर सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें थीटा नहीं कैलकुलेट करना है, हमें f1 f2 की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। सो इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर विल गिव अस f2 स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा, f2 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या मिलेगा हमें, f1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 64, ये मिल जाएगा हमें। तो अब इसको यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमें दो इक्वेशंस मिल गए f1 f2 के बीच में, एक ये है f1 प्लस f2 और दूसरा ये रिलेशन है। दो अननोन, दो इक्वेशंस सॉल्व होना ही है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f2 माइनस f1 इंटू f2 प्लस f1 इज इक्वल टू 64 और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 16। सो ये 16 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, देन f2 माइनस f1 इज इक्वल टू 64 अपॉन 16 इज 4। एंड जो पहला इक्वेशन दे रखा है f2 प्लस f1 इज इक्वल टू 16, ये दो इक्वेशंस है, लीनियर हो गए बिल्कुल। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर दें, 2f2 इज इक्वल टू 4 प्लस 16 20, सो f2 इज इक्वल टू 10 and f1 plus f2 is equal to 16, so clearly f1 is equal to 6। ये है हमारा आंसर। इस तरह से दो इक्वेशन, दो फोर्सेस जो हैं उनकी वैल्यू क्या होगी वो हमने कैलकुलेट किया है। अब आप इसी क्वेश्चन को मैथमेटिकली भी ट्राई कर सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का, जो फॉर्मूला होता है और रिजल्टेंट का जो एंगल होता है किसी एक वेक्टर से, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको दूसरी तरह से भी ट्राई करिए। हम यहाँ पर आपको हिंट दे देते हैं कैसे करना है। वी नो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। हमें रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है 8 न्यूटन। ए और बी की जगह हम f1 f2 लिख लेंगे और थीटा हमें नहीं मालूम है यहाँ पर क्या होगा। तो f1 f2 और थीटा के बीच में ये एक इक्वेशन हमें मिलेगा। अब इस थीटा को हमें कैसे एलिमिनेट करना है उसको हम ध्यान से देखें। तो हमें अगर रिजल्टेंट और किसी वेक्टर के बीच में एंगल दिया हुआ है, मतलब ये हमें पता करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया रिजल्टेंट और वेक्टर ए उसके बीच में एंगल अगर अल्फा है तो हम क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा। ये हमने आपको सिखाया था कैसे लिखते हैं। ए से एंगल है तो ए को अकेला यहां लिख दिया, बचा बी, उसको साइन के साथ ऊपर प्लस कॉस के साथ नीचे लिख लेंगे इस तरह से। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो f1 से, अगर आप इधर देखें, हमारा जो रिजल्टेंट है वो f1 से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 90 इज इक्वल टू, एंगल किससे है, f1 से है, देन वी हैव f2 sin थीटा प्लस f2 cos थीटा, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, फिगर में जो हमने थीटा लिया है, इधर आप देखें, फिगर में हमने जो थीटा लिया है वो f1 f2 के बीच का एंगल नहीं है, ठीक। तो उधर भी हम थीटा लिख रहे हैं, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस एंगल को जो f1 f2 के बीच का एंगल है इसको हम कुछ और लिख लेते हैं। लेट अस से हम इसको फाई लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये हम चेंज कर देते हैं, इसको हम लिखेंगे फाई, एंड सिमिलरली ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई, दिस इज ऑल्सो फाई। अब हमें क्या मालूम है, tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, मैथ्स में वो अनडिफाइंड है बट इट रीचेज, इट टेंड्स टू इंफिनिटी। सो ये रेशियो अगर इंफिनिटी होना है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो क्या होनी है, वो जीरो होनी है। द डिनोमिनेटर मस्ट टेंड टू जीरो। सो यहां पर f1 प्लस f2 cos फाई, ये एक रिलेशन मिल गया, f1 प्लस f2 cos फाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि cos फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से cos फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस f1 अपॉन f2, और इस वैल्यू को यहां ले जाके हम पुट कर दें तो यहां से एंगल एलिमिनेट हो जाएगा और हमें जो रिलेशन मिलेगा वो f1 f2 के बीच में एक इक्वेशन मिलेगा। ओके, सो वहां से एक इक्वेशन हो गया और f1 प्लस f2 एक 16 ऑलरेडी दे रखा है, एंड देन इससे आप सॉल्व करेंगे, you will get the same result. Okay, let's move to the next question. Okay, अगला क्वेश्चन इस तरह से है, दो फोर्सेस हमें दे रखे हैं, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:5 दे रखा है और उनका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू 28 है और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दे रखा है।
तो इन दोनों की अलग अलग वैल्यू क्या होगी यही हमें पता करना है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें काफी कुछ दे रखा है, F1 और F2 का रेशियो दे रखा है, दैट मीन्स F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3/5। तो अब यहां से हम F1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3/5 F2 इस तरह से लिख सकते हैं, और रिजल्टेंट जो है वो 28 न्यूटन दे रखा है। सो F1 F2 का रिजल्टेंट हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट 28 दे रखा है विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब ये हमें दिख रहा है कि ये एक इक्वेशन हो सकता है, हम F1 की जगह पर अगर 3/5 F2 रख दें तो ये पूरा F2 में एक इक्वेशन बन जाएगा, एंड देन वी विल इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ F2। ओके, सो हम F1 की जगह क्या रखेंगे 3/5 F2, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, सो 28 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25, सो 9/25 F2 स्क्वायर, एंड दिस इज F2 स्क्वायर प्लस 2, फिर से वही चीज F1 की जगह क्या रखना है हमें 3/5 F2 रखना है, और पहले से भी एक F2 है तो ये हो जाएगा F2 स्क्वायर, एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ओके, सो यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, एंड देन वी हैव, अब एक काम करते हैं 25, ये हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 25, सो यहां पर आ जाएगा, और F2 स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी है, तो F2 स्क्वायर अलग से लिख लेते हैं कॉमन करके। ओके, सो वी हैव हियर 9, एंड देन यहां पर क्या हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 5 × 3 15 हो जाएगा। ओके, सो व्हाट डू वी हैव, दिस इज 25 प्लस 15 is 40 plus 9 is 49, 49 upon 25 into F2 square is equal to 28 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके आगे आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ क्या करना है हमें स्क्वायर रूट ले लेना, दिस बिकम्स 28, दिस इज 7/5 into F2, सो 7 4 टाइम्स इसमें चला जाएगा, एंड देन F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये आ गई वैल्यू। और F2 अगर हमारा 20 है तो फिर F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 इज इक्वल टू 3/5 F2, and F2 we have found out 20. Okay, so 5 4s are 20, and 4 × 3 is 12. So the other force F1 is 12 Newton. So यहाँ पर ये जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दी थी काफी ऑब्वियस था ये, इसको हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया है। सो दोनों तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज्योमेट्री से कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूले से कब सॉल्व करना है। सो आपको आइडिया हो जाएगा कि कब कौन सा मेथड हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट होगा, किस मेथड से जल्दी कम टाइम में आंसर आएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कम से कम टाइम में आंसर कैसे निकाल रहे हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे चल रहा है, और वो थीटा एंगल रोटेट कर जा रहा, थीटा एंगल घूम जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। एंड नाउ आई होप कि आपको वेलोसिटी मालूम है, वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए देयर विल बी अ चेंज इन द वेलोसिटी। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक पहले लेक्चर में भी किया था, कार ईस्ट में जा रही है फिर नॉर्थ में उसी स्पीड से जा रही है, देन वी कैलकुलेटेड देयर द चेंज इन वेलोसिटी। सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हियर। ओके, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स हमारे क्या है, सेम है। अब सर्कल पे जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, और पार्टिकल वो यहां से मान लिया P1 से P2 जा रहा है, तो P1 से P2 तक गया तो वो कितना घूमा, वो थीटा एंगल घूमा है। ओके, सो दिस इज रेडियस एंड ये है टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से रिजिडली अटैच्ड है। ओके, तो इस तरह से कुछ केस है कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रेडियस कितना घूमी है, थीटा एंगल घूमी है, तो उससे जो चीज हमेशा 90 डिग्री एंगल पर है वो भी कितना घूमी होगी, वो भी थीटा डिग्री ही घूमेगी। ठीक, यू कैन सी ये रेडियस है, सो ये अगर थीटा एंगल घूम रहा है तो ये चीज उससे रिजिडली अटैच्ड है, ये बीच में मूव नहीं कर रही है, तो अगर रेडियस वेक्टर थीटा घूमेगा तो जो टेंजेंट वेक्टर है वो भी थीटा एंगल ही घूमेगा। दैट मीन्स कि अगर हम इसको अलग से बनाएं, ये हमारा वेक्टर है एक
और ये दूसरा वेक्टर है। ओके, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी v है और इसका भी मैग्नीट्यूड v है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना आएगा, वही आएगा जो रेडियस जितना घूम रही है। ओके, अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल है। वी हैव टू वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है एंड देन उनका डिफरेंस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, ये हमें पता करना है। ओके, सो वी नो दैट कि सब्ट्रैक्शन का जो रिड्यूस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2p sin थीटा बाई 2। सो p की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर विच इज v, सो 2v sin theta by 2. Okay, so when the particle moves, when the particle rotates an angle theta, the change in velocity is 2v sin theta by 2. So अगर particle 90 डिग्री rotate कर गया, so 90 upon 2 is 45 and cos 45 sin 45 is 1 upon root 2. That means उसकी velocity में change कितना आया, 2v and this is 1 upon root 2. So root 2 cancel हो जाएगा, v root 2 बचेगा। ओके, एंड अगर 180 डिग्री घूम गया है, सो 180 अपॉन 2 इज 90 एंड साइन 90 इज 1, सो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, 2v चेंज आया। तो इस तरह से कोई भी एंगल दिया हुआ हो, यू कैन फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो इस तरह से है कि p एंड q आर टू साइड्स, वेक्टर p एंड q ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं एक पैरेललोग्राम की, और उसी पैरेललोग्राम का डायगोनल, दो डायगोनल्स हैं, एक r है और दूसरा s है। तो हमें ये शो करना है कि r s और p q के बीच में इस तरह का एक रिलेशन है। ओके, तो इसमें क्या है, p एंड q आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो ये अगर हमारा वेक्टर p है तो ये हमारे लिए क्या है, वेक्टर q है, एंड देन वी कैन कंप्लीट द पैरेललोग्राम इस तरह से। अब इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स हैं, एक ये वाला डायगोनल, इसको हम लेट अस से r कह लें, और जो दूसरा डायगोनल है उसको अगर हम इस तरह से लिखें, उसको हम s कह लें। ठीक, तो अब आपको दिख रहा होगा जो डायगोनल दोनों की टेल से निकल रहा है वो क्या है, सिंपली वो a प्लस b मतलब p प्लस q होगा, और दूसरा डायगोनल जो दोनों की हेड को ज्वाइन कर रहा है वो p माइनस q होगा। ओके, सो यहां पर हम r को क्या लिख सकते हैं, r इज a प्लस b, सॉरी p प्लस q है, p और q के जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा। सो रिजल्टेंट क्या लिखा जा सकता है, इनके बीच में एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला अंडर रूट में होता है, हम दोनों तरफ स्क्वायर करके लिख रहे हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये एडिशन का केस हो जाएगा, और s वेक्टर जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर s इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, ये हो जाएगा। अब यहां पर हमें जो चीज प्रूफ करनी है, जो चीज शो करनी है, उसको आपको दिख रहा होगा, यहां से क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। सो r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज 2 टाइम्स p स्क्वायर एंड 2 टाइम्स q स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, एंड ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन r s एंड p q। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक वेक्टर एडिशन पर, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही हो सकता है, उस पर ये एक बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, बट बहुत यूजफुल हो सकता है, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यूजफुल हो सकता है। इस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है, 3 वेक्टर्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, एंड इस डायग्राम के बेसिस पर हमें इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है वो पिक करना है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, तब तक आप इसके बारे में सोचते रहिए। हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं, कुछ आप भी अपने इसमें से फाइंड आउट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, एंड देन वी विल कम ऑन टू दैट क्वेश्चन लेटर। ओके, सो अगला क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया हुआ है, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे ही हमने कहा दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, फौरन आपके दिमाग में रिड्यूस्ड फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाना चाहिए, रिड्यूस्ड फॉर्मूला 2p cos थीटा बाई 2 एंड 2p sin थीटा बाई 2। ओके, एंड देन रिलेशन ये दे रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू n टाइम्स a माइनस बी। देन हमें यहाँ पर a और b के बीच में एंगल कितना है ये पता करना है। ओके, अब ये मैथमेटिकली दिया हुआ है, उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू हमें मालूम है, क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड p के बराबर है, सो इसको हम लिख सकते हैं 2p sin थीटा बाई 2, दिस इज n टाइम्स, सॉरी दिस इज एडिशन, सो एडिशन वाला कॉस में आता है, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n टाइम्स 2p sin थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। सो 2p दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया,
and sin theta by 2 upon cos theta by 2 is 1 upon n. So 1 upon n is equal to tan theta by 2 ये हो जाएगा. अब हमें एंगल लिखना है, ये थीटा बाई 2 है, सो एंगल हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स करके लिखेंगे. सो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan inverse 1 upon n, then the value of theta will be theta is equal to 2 times tan inverse 1 upon n. ये इसका आंसर हो जाएगा. सो अब यहां से आपको एक आइडिया हो गया कि रिड्यूस्ड फॉर्मूला आपके लिए कितना हेल्पफुल है. वो आपकी जो रिड्यूस फॉर्मूला है उसका नाम इसीलिए है कि वो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर रहा है. अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर बेसिक मेथड से, तो आर ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी लिखेंगे. सो एटलीस्ट 2 से 3 स्टेप्स आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे. बट यू कैन सी रिड्यूस फॉर्मूले की हेल्प से ये कितनी आसानी से इसका आंसर आ रहा है. अब आते हैं इस क्वेश्चन पर जो हमने आपसे अभी पूछा था. होपफुली आपने पता कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा. अब इस डायग्राम में अगर हम इसको ट्रायंगल रूल से समझने की कोशिश करें तो कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं. सो क्लियरली वेक्टर सी की हेड से वेक्टर ए की टेल ज्वाइन हो रखी है. तो सी की हेड से हमने ए की टेल ज्वाइन कर रखी है और देन इनिशियल टेल को फाइनल ए की हेड से ज्वाइन किया है. तो यहाँ पर हमारा बी वेक्टर सी और ए का रिजल्टेंट है. तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए लिख सकते हैं. अब ये रिलेशन हमें देखना है कि ऑप्शंस में किस तरह से लिखा हुआ है. सो आई कैन सी द सी ऑप्शन, इसमें ए को उधर हम ले जाएं तो c प्लस ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस. अभी हम इसको बहुत स्लो ही कर रहे हैं. आई होप कि चीजें आपके ग्रिप में आ जाए, आपके ग्रास्प बन जाए, वेक्टर्स क्या होते हैं और उसको लेकर जो कैलकुलेशंस की जाती है वो हम कैसे करते हैं, एंड देन वी कैन स्पीड अप थिंग्स. ओके, सो अब इसके आगे हम वेक्टर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, रिजोल्यूशन, कंपोनेंट्स, ये सब क्या होते हैं वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच, सी यू सून.